नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सामंत और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिएक्ट। सो आज हम फिर वीडियो लेके आए हैं। जो है मेजर सर का एनालिसिस है। अभी जो अटैक हुआ है ड्रोन वॉरफेयर पे चला गया है। सो यूएस और जो ये लड़ाई था, जिस हिसाब से यूएस ने इसको एक्सपेक्ट किया था कि अपने कंट्रोल में रखा था, उसको लग रहा था कि मैं इसको अपने कंट्रोल में रख पाऊँगा। सो ऐसा होता हुआ दुनिया को नहीं दिख रहा है। ये आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, अब ये हाथ में नहीं रहा है। और ईरान जिस तरीका से रिएक्ट कर रहा है, अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इस युद्ध में, लगता नहीं है कि यूएस के हाथ में है ये अब। और वो अलग लेवल पे चला गया है और अब दिख रहा है वो साफ़ होते हुए जो नुकसान पहुंच रहा है अमेरिका को। पार्टनर्स को तो पहुंच ही रहा है, अलाइज को तो पहुंच ही रहा है, प्लस बेसिस को पहुंच रहा है। और बहुत सारे कॉन्सुलेट्स है, जो फॉरेन कॉन्सुलेट्स है, जो भी यूएस के कॉन्सुलेट्स है, वो बंद हो रहे हैं। और यूएस ने बोल दिया, एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी कॉन्सुलेट है, जो भी लोग हैं, सब वापस चले आए मिडिल ईस्ट से। और वो यूएस सबको बुला रहा है अपने और, क्योंकि उनको इनपुट इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से मिल रही है। जो हेल्प है, आपको भी पता है, चाइना, रसिया, ये लोगों के ये मतलब एंड से मिल रही है। अच्छा, और वो चीज़ को वो ए टू जेड एक्यूरेसी से हिट कर रहा है। सो यूएस के लिए अभी ये बहुत बहुत अलग सिचुएशन हो गया है, क्योंकि यूएस में भी हंगामा मचा हुआ है इस चीज़ को लेके कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि अटैक करने का ज़रूरत नहीं था जो अटैक हुआ है। प्लस ये जो इलीगल टैरिफ्स है, जिसके ऊपर जब तब जैसे तैसे टैरिफ, ये डोनाल्ड ट्रम्प जब से आया है, टैरिफ सुन के कान पक गए लोगों के, लिटरली कान पक गए हैं। टैरिफ हर चीज़ पे टैरिफ। सो टैरिफ था ही, टैरिफ से तो पके ही थे। अभी एक वॉर हो गया है, अब ये वॉर से कितने लोग रिस्क पे हैं, वो फंसे हुए हैं। तो चलिए आगे वीडियो देखते हैं, मेजर सर का। देखें क्या सर बोलते हैं, क्या एनालिसिस है उनका इसके ऊपर। दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, आज की तारीख में अमेरिका को यह नहीं पता है कि जो ईरान के ऊपर हमला किया है जा किस तरफ रहा है। अमेरिका का यह कैलकुलेशन था कि हम लोग बमबारी करेंगे, खमेनी मर जाएगा, जो कि मर गया। खमेनी की जो टॉप ब्रास है वो मर जाएगी, जो कि मर गई। उसकी फर्स्ट लाइन खत्म हो जाएगी, जो कि खत्म हो गई। लेकिन आज की तारीख में भी ये लड़ कैसे पा रहे हैं? ये जो लगातार दर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, इन सब से हमला कर रहे हैं, वो कर कैसे रहे हैं? इसका सीक्रेट क्या है? अब दोस्तों, दो तीन बातें मैं आपको बताता हूं, फिर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बात यह है कि जब इनके ऊपर हमला हुआ, ईरान के ऊपर जब हमला हुआ है, तो दो मुल्कों ने मिलकर किया, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को ठोका। ईरान जब वापसी कार्रवाई कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो ईरान तो 10-12 देशों पे कर रहा है। अमेरिकन बेसिस को अगर आप मान लीजिए कि अमेरिका की सॉवरेन टेरिटरी, क्योंकि उसके अंदर उसके एम्बेसी भी हैं और उसके अंदर उसके कॉन्सुलेट्स भी हैं, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, जो दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, वो दूसरी बात हो गई है। तीसरी चीज, शिप्स पे कर रहा है वो, और दर्जन भर देशों पे एक साथ बमबारी कर रहा है। ये ईरान के पास कैपेसिटी कहां से आई? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे तो आप यही चीज देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी, कि भारत, ये बात आपको पता है, भली भांति परिचित है इससे, भारत पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं घुसा, ना पाकिस्तान भारत की टेरिटरी में घुसा। दोनों ने स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस में अपने अपने एयर स्पेस से, अपनी अपनी जमीन से हमला करा दूसरे के ऊपर। और इस वॉर में भी यही हो रहा है। बट हां, थोड़ा सा यह फर्क है कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस नहीं है ईरान का। तो फर्क क्या है यहां पे? फर्क यह है दोस्तों कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस नहीं है, यानी कि जो ईरान का एयर स्पेस है उसके ऊपर खुली छूट है इजरायली हवाई जहाजों को, खुली छूट है यूएस के वॉरप्लेन्स को, आ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। इन बेचारों को नीचे कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या हुआ है। लेकिन जब ये जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ये किसी और देश के अंदर घुस के नहीं, यहीं से कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट राइट फ्रॉम इनसाइड ईरान। अब ये हुआ कैसे दोस्तों? और इसमें भारत के लिए क्या सीख है? भारत भी एक दो चीजें कर रहा है, राइट? लेकिन मुझे यह कह के थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है, भारत का पोस्चर हर समय रिएक्टिव होता है। ये पूरे ड्रोन का जो मामला है,
अब ये KAL नाम का प्रोजेक्ट है, ये तब इन्होंने फास्ट ट्रैक किया जब ईरान का और इजराइल का ये पूरा मामला शुरू हो गया। अमेरिका ने बमबारी शुरू कर दी, उसके बाद बोला अच्छा ये प्रोजेक्ट था, फास्ट ट्रैक करो। मैं एक अपने दोस्त की आपको कहानी सुनाता हूं, ना मैं उसकी कंपनी का नाम लूंगा, दोस्त का नाम लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उनके विचारों की कैपेसिटी, वो बनाते हैं ड्रोन्स, उसमें कामेकाजी ड्रोन्स भी बनाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी करीब 20-25 एक महीने की, 20-25 ड्रोन्स की कैपेसिटी एक महीने की, क्योंकि कभी किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे बोला कि यार जरा 5,000 ड्रोन लेकर आओ। कह रहा सर हमारी कैपेसिटी नहीं, हम कहां से बनाएंगे 5,000 ड्रोन। खैर जैसे तैसे करके कई कंपनियों ने बनाया और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर वॉज अ सक्सेस। हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव पोस्चर चाहिए दोस्तों, प्रोएक्टिव पोस्चर। अब एक बात बताइए, हम तो कह रहे हैं कि हमने स्टडी किया जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में लड़ाई हुई, यही तो हम लोग कहते हैं, कोई भी आर्मी यही करती है, हम भी वही करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन उन्होंने किसका स्टडी किया? सोचिए, हम बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी जो होती है ना, वो मदर ऑफ इन्वेंशन होती है। जब यूक्रेनियंस को यह पता लगा कि रूसी फौज उनसे 10 गुना बड़ी है या फिर 10 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी है, उन्होंने डिवाइस करे अपने नए नए मेथड्स, और किसी ना किसी तरीके से वो लड़ रहे हैं, जैसे भी लड़ रहे हैं, अमेरिका से पैसा लेके, यूरोप से मदद लेके, कैसे भी, लेकिन दे आर मैनेजिंग टू बी इन द फाइट। इवन आफ्टर 4 years दे आर स्टिल इन द फाइट अगेन। अच्छा दोस्तों, ड्रोन जो है, अभी ड्रोन वॉरफेयर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। प्लस ये हमको लगता है, मुझे क्या पूरा दुनिया को ही लगता है कि फ्यूचरिस्टिक वॉर जो लड़े जाएंगे, मैक्सिमम यूज ड्रोन और मिसाइलों के होंगे। अनमेंड व्हीकल ज़्यादा यूज़ होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी का सोल्जर शहीद हो, कोई नहीं चाहता है कि ह्यूमन लाइफ एक रिस्क पे आए। सो फ्यूचरिस्टिक वॉर जो है, मे बी ये पूरा शिफ्ट हो रहा है ड्रोन के तरफ, ये अनमैन्ड व्हीकल पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सस्ता पड़ता है। ड्रोन्स मिसाइलों से तो सस्ते पड़ते हैं, और प्लस आप बहुत ज़्यादा आबादी में भेज सकते हैं, ज़्यादा तौर पे आप जितना चाहे उतना भेज सकते हैं। प्लस डिटेक्शन, आप इसका डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपका डिफेंस सिस्टम उस लेवल का अभी वैसा डिफेंस सिस्टम बना नहीं है। अब हज़ारों 2,000 अगर भेज रहे हैं ड्रोन, हालांकि सारी कंट्रियाँ काम कर रही है इस चीज़ के ऊपर, ये बहुत बड़ा आफत है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे ड्रोन ही काम आए थे। ड्रोन घुस के कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, वो जो ऊपर जाके सुसाइड ड्रोन यूज़ होते हैं। 3 ड्रोन होते हैं। एक होता है सर्वेलेंस, जो खाली सर्वेलेंस करता है, जाता है दुश्मनों को देखता है, आके इनपुट्स दे जाता है। एक होता है कॉम्बैट, जो कॉम्बैट करता है, लड़ता है, जाता है, मिसाइल विसाइल गिराया, चला आएगा वापस। एक होता है सुसाइड ड्रोन। सुसाइड ड्रोन जो होता है वो जाएगा, वापस नहीं आएगा। आपने उसको टारगेट दिया, कैलकुलेटेड है, वो जानता है कहाँ जाके गिरना है, वो कैलकुलेशन के हिसाब से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उस चीज़ को हिट करेगा, टारगेट को हिट करेगा और ख़ुद भी उड़ जाएगा। सो ये चीज़ है। तो ड्रोन फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर है, बहुत अलग लेवल पे अभी सारे देश मिलके बना रहे हैं। जो देश है सभी उसके तरफ जा रहे हैं, और इसमें इस होड़ में चाइना, यूएस, ये लोग बहुत आगे हैं। रसिया, ईरान भी बना रहा है। ईरान के भी ड्रोन मशहूर है अभी, वो भी ड्रोन से अटैक्स कर रहा है, क्योंकि मिसाइल के तौर पे सस्ते पड़ते हैं। एक मिसाइल आपका खूब सस्ता भी अगर होगा तो कम से कम 80-90 लाख, 1 करोड़ का तो आता ही है। हम लोग की ब्रह्मोस 16-17 करोड़ की है, या फिर उससे भी ज़्यादा पड़ती है। और ड्रोन पड़ता है आपका, स्टार्टिंग होता है 5-10 लाख से, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 30 लाख में हो जा रहा है आपका काम, और बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी से और बहुत तबाही वाला काम हो रहा है उससे। सो वही सही है, इसीलिए वो उधर पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है। One of the very few military superpowers in the world, that is Russia. It's a big thing. लेकिन दोस्तों ये बात भी सच है कि यूक्रेन का बैंड बज गया, तहस नहस हो गया, लेकिन आज भी वो खड़े होकर लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूं, जैसे शेषनाग एक ड्रोन है, 30 से लेकर 40 किलोग्राम तक उसका वॉरहेड है, वो 1000-1500 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है, 5 घंटे तक लगातार वो एयरबोर्न रह सकता है, वगैरह वगैरह। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिया इज डूइंग। भारत ये हर चीज कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत को यू हैव टू मेक अ डिसीजन। आगे की लड़ाइयां ऐसी होने वाली हैं,
आपको जो भी चीजें करनी है आप उसको कर कुरा के खत्म कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको देखेंगे किस एक कॉन्टेक्स्ट, एक परिपेक्ष में इसको देखिए, ईरान कैसे लड़ पा रहा है, कभी आपने सोचा है? हां ठीक है, रशिया उसको इंटेलिजेंस की मदद दे रहा है, डन। यह बात भी सच है कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स उसको चाइना दे रहा हो या चाइना उसको और इक्विपमेंट दे रहा हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चाइना लड़ तो नहीं रहा ना उसके लिए, रशिया लड़ तो नहीं रहा ना उसके लिए, वहां पे रशियन ट्रूप्स तो नहीं है ना, वहां पे चाइनीज ट्रूप लड़ तो ईरान रहा है। ईरान ने ऐसी कैपेसिटी कैसे बना ली अपनी, आप सोचिएगा इस मामले में, जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। ईरान ने ऐसी कैपेसिटी कैसे बना ली, इसके ऊपर भी एक स्टडी होनी चाहिए भाई साहब, इसके ऊपर एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए और भारत में स्टडी होनी चाहिए कि ईरान ने ऐसे ये बहरीन में बम मार रहा है, ठीक है, ये सऊदी अरब को ठोक रहा है, ये जॉर्डन में मार रहा है, ये इजराइल में मार रहा है, ये यूएस बेसिस में मार रहा है, ये चलते फिरते पानी के जहाजों को मार रहा है, ये हवाई जहाज पे अटैक कर रहा है, ये काउंटर ड्रोन एक्टिविटी कर रहा है, ये हर एक किस्म की एक्टिविटी कर रहा है। ये उस सूरत में अच्छा, ये बात सर ने बोला कैपेसिटी बना ली, ये बात सर की सही है। इस लेवल की कैपेसिटी बनाना अभी बहुत मुश्किल है। मुझे जहाँ तक लगता है ये कैपेसिटी उनके डर के वजह से आई है, जो उनको पता था, शुरू से ही पता था, क्योंकि उनकी अमेरिका के साथ शुरू से ही नहीं बनती। जब से ये आयतुल्ला खामेनी की रेजिम आई थी तब से इस चीज़ के पीछे, इसके खिलाफ यूएस के हर एक प्रेसिडेंट ही रहे हैं शुरू से ही। सो ये बहुत पुरानी लड़ाई है, ये बहुत पुरानी, जो बोला जाता है ना बहुत पुराना बैर, वो बहुत पुराना बैर है। तो उन्हें ये चीज़ पता था कि एक दिन ये लड़ाई हमारे द्वार पे आ जाएगी, एकदम द्वार के चौखट पे आएगी, उन्हें ये बात शुरू से पता था। सो उस वजह से उन लोगों ने इस लेवल की कैपेसिटी तैयार की है। उस वजह से उन्हें पता था एक दिन ना एक दिन ये लड़ाई होगी ही होगी। जैसे हमें पता है हर एक एक्सपर्ट जो है अभी एक्सटर्नल अफेयर्स का, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आप किसी के भी मुंह से ये चीज़ ज़रूर सुन सकेगा। आर्मी के भी ऑफिसर्स जो बड़े बड़े हैं, जो हाई रैंक के हैं, उनसे भी सुन पाइएगा अगर उनका पॉडकास्ट या इंटरव्यू या कुछ भी देखिएगा, कि एक बड़ी लड़ाई चाइना के साथ हमारी होगी। अभी नहीं होगी, कभी होगी, कल होगी, परसों होगी, साल में होगी, 2 साल, 10 साल, 5 साल बाद, 15 साल बाद, कभी भी होगी। एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। सो वो तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही ईरान को भी पता था, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत शुरू से सैंक्शन लगे हुए हैं। उनका रुपया इकोनॉमी पूरी ठप हो चुकी है। यूएस ने बहुत ख़तरनाक सैंक्शन लगाए थे, यूरोप ने, दोनों मिलके। सो उन्हें पता था कि ये वॉर तक पहुंचेगा, हम तो सरवाइव कर ही रहे, एक दिन यूएस एक दिन ना एक दिन तो अटैक करेगा ही। और इसीलिए वो लोग न्यूक्लियर बम भी बना रहे थे और बना भी रहे हैं, इनरिच कर भी लिया था उन्होंने यूरेनियम 235 जिससे बनता है। सो उन्हें ये चीज़ पता था और वो इस लेवल की कैपेसिटी बना चुके हैं, है बहुत बड़ी बात है। और इंडिया को इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है। हू नोस कब वॉर कहाँ से चली है। अभी तो ये छोटा मोटा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। मुझे लगता है कि कभी बड़ा फ्रंट कुछ खुला ना, बड़ा फ्रंट तो चाइना ही है, बाकी भी कूद पड़ेंगे हमको लगता है। फिर 2-3 फ्रंट खुल जाएगा। हम लोगों के पास स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी कम है फाइटर जेट की, 42 होनी चाहिए। 42 बहुत पहले ज़माने में मांग थी स्क्वाड्रन की, ऊपर से रिटायर भी हो गया अभी जैगवार। सो बहुत कंसर्न की बात है। मिग भी रिटायर हो गया, मिग भी रिटायर होंगे कुछ मिग। जो है हम लोग अभी Su-30 MKI इस पे जी रहे हैं। राफेल अभी कुछ नए आए हैं, बट उससे क्या होगा, हम लोग का तेजस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। सो बहुत कंसर्निंग की ये बात है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट और इस चीज़ के पीछे कुछ करना चाहिए। आफ्टर ऑल जिसके पास हथियार है उसी का डंका बजता है दोस्तों। जब इसकी एयरफोर्स टेक ऑफ ही नहीं करी ढंग से, हाँ देयर वर मेनी प्लेन्स दैट वर डाउन्ड, मैं ईरानियन प्लेन्स की बात कर रहा हूं, मेनी प्लेन्स दैट वर डाउन्ड, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसका जो एयर स्पेस है उसके ऊपर तो इजरायली और इफ आई मे यूज द वर्ड कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी, अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं यहां पे। जब इसराइलियों का, अमेरिकनों का मन आता है वो
आते हैं वहां पे तेहरान पे, किसी और जगह में बम मारते निकल लेते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो आगे की लड़ाइयां दोस्तों ऐसी ही होने वाली हैं और ऐसी होती चली आई हैं पिछले 5 साल से। ये लड़ाई का फ्यूचर है। तो अगर इंडिया के आर्मी चीफ कहते हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और बहुत अच्छा उनका स्टेटमेंट, आई रियली मतलब मैं खुश हो गया। उन्होंने बोला कि इंडिया को रॉकेट फोर्स चाहिए। रॉकेट फोर्स चाहिए तो उसका अप्रूवल दीजिए, कहानी खत्म कीजिए। हर चीज में इतना डिले क्यों? मेरी इस चीज से तकलीफ है कि या तो आप ऐसे देश होते जिसके पास पैसे की कमी है, तो मुझे समझ में आता साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है साहब, इसलिए हम नहीं कर सकते, लिहाजा। और हर चीज हर एक देश नहीं कर सकता, दैट्स ऑल राइट। यहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, इफ द आर्मी चीफ वांट्स अ रॉकेट फोर्स, लेट द आर्मी चीफ हैव अ रॉकेट फोर्स, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड। ये तो रिक्वायरमेंट है आपकी। स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस, आपको ऑपरेशन सिंदूर ने क्या बताया? आपने यहां से मुरीद के ठोक दिया, ठीक है जी, मुरीद के आपने ठोका। मुरीद के कहां है? लाहौर के पास है। चलो आप कहते हो लाहौर इतना दूर नहीं है। आपने सिंध में ठोका, आपने खैबर पख्तूनख्वा में, आपने दुनिया भर में, पाकिस्तान में ऐसी हैप्पी दिवाली कर दी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो कैपेबिलिटी थी। आज की तारीख में चाइना भी वही डेवलप कर रहा है और चाइना की काफी रॉकेट फोर्सेस डेवलप्ड हैं। क्या आपके पास एक कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि यहां से बटन मैं सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं कर रहा दोस्तों। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट क्रूज मिसाइल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडेड रेंज। आई एम टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू हिट 2, 3, 4,000 किलोमीटर इनसाइड। वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आर्मी के पास, नेवी के पास, एयरफोर्स के पास। नेवी के पास है, आर्मी के पास लिमिटेड है, एयरफोर्स के पास थोड़ी बहुत है। इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। आप देखिए ना, पूरे ईरान, एक देश आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ईरान का। एक देश, मुस्लिम देश, आसपास उसके सारे नेबर, लगभग सारे नेबर उसके मुसलमान। वो उनके खून का प्यासा, वो उसके खून के प्यासे। ऊपर से इजराइल और अमेरिका मिलकर बमबारी कर रहे हैं। यूएई कह रहा है हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सऊदी अरब कह रहा है बेटा बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई अच्छी बातें कर रहा है उनके लिए? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सबके ऊपर बम मार रखे हैं। लेकिन फिर भी ईरान इज इन द फाइट, और यह बात तय है कि ईरान में इतना डिस्ट्रक्शन होगा कि शायद वो खड़ा ना हो पाए। ये बात सही है। लेकिन जब तक ईरान की हुकूमत जाएगी और जब तक सारी की सारी ये चीजें खत्म होंगी, तब तक ये लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुके होंगे। हाउ इज ईरान अ स्मॉल, व्हेन आई से स्मॉल आई एम सेइंग मिलिटरीली, क्योंकि ज्योग्राफिकल साइज तो बहुत बड़ा है ईरान का। ईरान इज अ ह्यूज कंट्री, बट आई एम सेइंग मिलिटरीली, जो मिलिटरीली ईरान है वो सारों के सामने, सारे के अगर आप जिसको ये अटैक कर रहा है, सबकी फौजें आप मिला लें, तो ईरान इज नॉट सच अ बिग डील। आप ये देखिए ना, हर एक अरब। तो सर दोस्तों यही वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी थोड़ी। वही है सर का बोलना कि सही है, ईरान जियोग्राफिकली तो बड़ा है, बट हथियार के मामले में अभी उस लेवल की, जैसे अब पावर कैसे काउंट की जाती है? पावर काउंट की जाती है आपका एयरफोर्स कितना बड़ा है, आपका नेवी कितना बड़ा है, ठीक है, और आपकी मिलिट्री पावर क्या है, कितना स्ट्रेंथ है, कितनी लाख की फ़ौज है, ठीक है, कितनी एक्टिव पर्सनल है, कितने आपके पास रिजर्व पर्सनल्स हैं, आपका विंग मजबूत है कि नहीं अंदर से, आपके तीनों विंग के जो कमांडर है या फिर जो लीडर है स्टेबल है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं, उससे नापी जाती है किसी भी देश की फायर पावर। इकोनॉमी कितनी बड़ी है, यह सबसे मेन मुद्दा है। इकोनॉमी आपकी बड़ी नहीं रहेगी तो आप खर्च कहाँ से करिएगा? वॉर लड़िएगा तो आपको आपका खर्च बहुत बहुत अलग लेवल पे होगा। आपकी इकोनॉमी बड़ी होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्शन लाइन बड़ी होनी चाहिए, मिसाइल जेट्स की। अभी तो हमारे पास, हम लोग सुपर पावर बनने का ख्वाब रखते हैं या फिर सपना, जो भी अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक हम लोग के पास अभी अपना जेट इंजन नहीं है। अपना जेट इंजन हम लोग के पास, अपना जेट इंजन हम लोग के पास नहीं है अभी तक। तो ये दुख की बात है दोस्तों। जेट इंजन मिलने से हमारा जो तेजस का प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है। तेजस बन नहीं पा रहे, उड़ नहीं पा रहे। यूएस से तो इंजन ले, तो यूएस तो दे नहीं रहा है। यूएस चाहता भी नहीं। यूएस ने अभी मुंह खोल के रिसेंट में ही बोला है, हम लोग चाइना वाली गलती नहीं करेंगे इंडिया के साथ। चाइना वाली गलती यानी चाइना को उन्होंने शुरू में बहुत सपोर्ट किया था। यूरोप और यूएस दोनों मिलकर चाइना को सपोर्ट किया था। उस वजह से आज चाइना इस लेवल पे हो गया। मैन्युफैक्चरिंग जितने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज थे
बड़े बड़े जितना भी मैक्सिमम 60 to 70-80% जो फैक्ट्रीज है वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूरोप और यूएस के, वो बनाता है उन लोगों के लिए जो घर के सामान है, जो हर चीज़ वो बना के देता है। सो वो गलती बोल रहे थे नहीं करेंगे। खैर, इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिया के पास वैसी विल पावर है, वैसे लोग हैं, उतनी जनसंख्या है और काबिल और इंटेलिजेंट जनसंख्या है। जनसंख्या सिर्फ होने से नहीं होता है, काबिल और इंटेलिजेंट जनसंख्या है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात है कि हम लोगों के पास यंग जनरेशन अभी भी 60-70% है, पढ़े लिखे। दुनिया में डंका बजता है इंडियंस का। बड़े बड़े CEOs, बड़े बड़े कंपनीज़ में CEOs जो US के कंपनीज़ है बड़े बड़े, उसमें इंडियंस बैठे हुए। सो अभी भी देर नहीं हुई है, इंडिया को थोड़ा जल्दी रिएक्ट करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। ये बहुत बड़ा कंसर्न है अभी जिस हिसाब से। और मिडिल ईस्ट की लड़ाई लंबा चलेगी, ईरान तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साथ साथ वो जो पावर डिस्ट्रक्शंस होगा ना मिडिल ईस्ट में, बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले दुबई बर्बाद होगा और बहुत दुनिया चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। गैस, तेल, सारी चीज़ें वहीं से आती है। जिस लेवल का प्रेशर बन रहा है, ये लड़ाई अगर नहीं रुकी बहुत नुकसान होगा, सारी दुनिया का नुकसान होगा। सो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, आगे के सिचुएशंस क्या रहते हैं, जियोपॉलिटिकल्स नज़र बनाए रखेंगे। और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे। और वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे हमारे जो भी नया वीडियो है चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बाय बाय।